हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ डीके। बिहार स्पेशल क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल क्लास, जिसमें हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास की। ठीक है, आइए देखते हैं हम प्राचीन इतिहास का फर्स्ट चैप्टर। ये है सब्जेक्टिव। चलिए पहले समझते हैं इतिहास कहते किसे हैं, जिसमें हमें पूर्व काल की संस्कृति और सभ्यता का व्यापक विवरण प्राप्त होता है, उसे हम इतिहास कहते हैं। उसमें गुफा चित्र से लेकर रहन कहन, सामाजिक पद्धतियाँ, धार्मिक पद्धतियाँ, राजनीतिक पद्धतियाँ, सारे चीज़ के बारे में हम जानकारी मिलती है जो हम बीत गए हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। ठीक है, अगर बिहार का इतिहास आप देखेंगे तो दो पार्ट में हम बांट रहे हैं। ठीक है, एक तो पूर्व ऐतिहासिक काल होता है। ऐतिहासिक काल मतलब ऐतिहासिक काल का पूर्व की हिस्ट्री, मतलब जो लिखा गया है 6ठी शताब्दी में लिखना स्टार्ट हुआ है, उसके पहले की इतिहास जहाँ पे लिखित साक्ष्य न है। और दूसरा है ऐतिहासिक काल, जहाँ से लिखित साक्ष्य मिलना शुरू होता है। चलिए अब हम देखते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल। तो पूर्व ऐतिहासिक काल में हम किसकी बात करेंगे, आदि मानव की बात करेंगे। ठीक है, जब मानव क्या सभ्य नहीं था, विकास नहीं किया था, उनको न तो रहने का उतना अच्छे से ज्ञान था, न खाने पीने, मतलब क्रमिक उनका क्या हो रहा था, उत्थान हो रहा था या विकास हो रहा था। तो हम उस टाइम की बात करेंगे, मानव के जन्म के टाइम से लेकर उनकी विकास के सीढ़ियाँ जितने भी तैयार हुए वहाँ तक और लेखन काल तक आएंगे, तो वो क्या होगा, पूर्व ऐतिहासिक काल होगा। ठीक है, अब इसकी अगर बिहार में आप साक्ष्य देखेंगे तो मिला है, वो कहाँ कहाँ मिला है, तो वो मिला है मुंगेर, गया, पटना, रोहतास तक आप देखेंगे तो मिलेगा। ठीक है, वाल्मीकि नगर को भी देखेंगे जो पश्चिमी चंपारण में है, वहाँ पे भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। सारण में भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी मिला है। ठीक है, चलिए अगर हम बोलते हैं कि ये प्राचीन काल के है, मतलब प्रागैतिहासिक काल के स्टोन एज का है, तो हम किस आधार पे कहते हैं, तो जो हम ऑल इंडिया में देखे हैं, जो हमें साक्ष्य मिला है, जो औजारे मिले हैं, जो हमें उस टाइम की कुछ चाकू ये सब मिले हैं, सेम बिहार में भी मिला है। जैसे कि कुल्हाड़ी हो गया, चाकू हो गया, खुरपी हो गया, पत्थर के छोटे छोटे वस्तु टुकड़े के बनी हुई, तो उसके आधार पे हम बोलते हैं कि बिहार में कहीं ना कहीं आदि मानव क्या करते थे, निवास करते थे। चलिए ऐतिहासिक काल कब कहते हैं, छठी बीसा पूर्व की शताब्दी को हम कहते हैं, जब जैनिज्म और बौद्धिज्म स्टार्ट हुए थे, जब लेखन कला स्टार्ट हुआ था, तब ऐतिहासिक कहते हैं। क्योंकि हमें क्या होता है, पन्नों पे मिलते हैं, वो लिखा हुआ साक्ष्य है। ठीक है, हम किसी वस्तु के आधार पे मतलब उसको आंकलन नहीं करते हैं, वो लिखा हुआ है कि हाँ ये चीज़ हुआ था इस टाइम, तो लिखित साक्ष्य के आधार पर मतलब लेखन कला का आरंभ होता है, हम ऐतिहासिक बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगर बिहार में आप देखेंगे ना तो 4 ऐतिहासिक काल के 4 जगह हैं। ठीक है, मुख्यतः 4, तो वो कौन कौन है, विदेह में मिथिला आप देखेंगे, वजी को देखेंगे, अंग को देखेंगे और मगध को देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम विदेह की बात करते हैं, वही विदेह जहाँ सीता जी का जन्म होता है। ठीक है, राम की जहाँ ससुराल होती है, वही विदेह की बात है। मिथिला, मिथिला का मतलब जहाँ आप समझ गए होंगे कि उत्तरी बिहार की बात हो रही है, जिसमें कौन कौन आएंगे, वही सीतामढ़ी वगैरह आएगी। ठीक है, जो सुपौल वगैरह आएगा, भागलपुर वगैरह आएगा, यही सब है जो मिथिला क्षेत्र में, जहाँ पे क्या चलता है, छाछ है, अच्छी भाषा। ठीक है, तो ये वाली जो नेपाल की तराई से सटे हैं कुछ भाग, उनको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ का राजा, विदेह का राजा कौन होता था, आप देखिएगा जो हाईलाइट किया हुआ है इंपॉर्टेंट पार्ट है, विदेह का राजा जनक हुआ करते थे। ठीक है, उनकी अगर राजधानी कहेंगे तो मिथिला, मिथिला हुआ करती थी। ठीक है, विदेह को ही मिथिला नाम से जाना जाता था। चलिए इसकी अगर सीमा हम बोले तो उत्तर में क्या, नेपाल से लगती है सीमा। ठीक है, ठीक है, अब आप अगर नीचे देखेंगे ना तो जो गंगा वाला क्षेत्र है ना, वहाँ से कट करता है तो छाछची ख़त्म हो जाती है। तो आप देख लेंगे पूर्वी तराई तकला, नेपाल के पूर्वी तराई तक इसका विस्तार था उस टाइम। अगला देखिएगा वजी,
बजी समझ गए, जो महा बजी वही कंटक वाला याद आया, वहाँ इस 16 महाजनपदों में से एक था जो कि बिहार में था। इसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? वैशाली। ठीक है, अब वैशाली से आप समझ गए होंगे कौन, जैन जी का है, ठीक है, रिलेटेड है। ये क्या करता है, जो वैशाली है, आप अगर एक ऐसे भी देखिएगा, मैप थ्रू भी देखिएगा, तो गंगा के दाहिने साइड पे है। ठीक है, चलिए, एक गंगा के दाहिने साइड पे है। बज्जी की राजधानी आपको पता हो गया कहाँ पे है, वैशाली में है। अगला अगर आप बात करेंगे तो एक है अंग। अब अंग का अगर देखेंगे तो ये भी एक 16 महाजनपदों में एक था। ठीक है, अंग है जो कि भागलपुर में स्थित है। ठीक है, आप देखेंगे तो इसकी राजधानी कहाँ हुआ थी चंपा। ठीक है, चंपा, इसी को हम पुराना नाम क्या जानते हैं, तो मालिनी। यहाँ छूट गया, थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं आपको। ठीक है, ये देखिएगा मालिनी। ठीक है, ये मालिनी इसकी पुराना नाम हुआ करती थी। अब देखिए, अगर ये इसका नाम कैसे पड़ा, तो ये चंपा नदी थी, तो इसके तट पे स्थित होने के कारण इसको चंपा नाम दिया गया। अगर अंग का अगर वर्णन देखेंगे, अंग महाजनपद का, तो सबसे पहले आपको अथर्ववेद में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलिए। अंग की अगर पूर्वी सीमा की आप बात करते हैं, तो ये अंग की पूर्वी सीमा, इसकी पड़ोसी जो राज्य हुआ करती थी मगध, उससे लगती थी। और क्या करता था, मगध और अंग को विभाजन कौन करता था, चंपा नदी बीच में आ जाती थी, और चंपा नदी के इस पार अंग हुआ करता था और उस पर मगध हुआ करता था। चलिए, अब देखते हैं मगध की। तो मगध जो वर्तमान में आप गया, पटना, जहानाबाद, ये सब वाला जो इलाका देख रहे हैं, वो मगध का अंतर्गत आता था। लेकिन मगध सिर्फ बिहार में ही नहीं था, ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, यूपी, ये सब जगह पे मतलब फैला हुआ था कुछ ना कुछ। ठीक है, यहाँ तक लगा कि मगध का विस्तार तो इतना बड़ा था कि जो अगर दक्षिणी भारत के कर्नाटका रीजन से थोड़ा सा नीचे आप छोड़ देते हैं और पूर्वी भारत के जो हिमालय क्षेत्र है उसको अगर छोड़ देते हैं, तो पूरे साम्राज्य, पूरे जगह पे इस साम्राज्य का विस्तार था। अगर इसकी पहली राजधानी आप देखेंगे तो राजगृह हुआ करती थी। अब राजगृह होने के रीजन क्या था, तो राजगृह इसकी राजधानी बनाने का मुख्य कारण था कि इसको भेदा नहीं जा सकता था, क्योंकि ये चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ था, और प्लस में इसके पास प्राकृतिक संसाधन हुआ करती थी। ठीक है, गंगा से नज़दीक भी था, तो जिसके कारण यहाँ पे क्या इन्होंने राजधानियाँ बनाई, मतलब हर दृष्टिकोण से अच्छा खासा था। इसकी आप दूसरी राजधानी देखेंगे तो पाटलिपुत्र बनाया। ठीक है, मगध ने दूसरी राजधानी कहाँ बनाई, तो पाटलिपुत्र बनाया। ठीक है, वो भी कौन बनाया, तो उज्जैन पहला व्यक्ति है जो इसको राजधानी स्थापना करता है सोन और गंगा नदी के संगम पर, और इसको राजधानी बनाता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो गृह, जो राजगृह है, उसका पुराना नाम क्या है, तो ग्रीवरज था। ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह, और यही कहा गया है कि इसका नाम जो चेंज किया गया है वो अजातशत्रु के टाइम में राजगृह कर दिया गया, ग्रीवरज से। चलिए, इसी प्रकार से मगध पे कई शासन किए हैं। ठीक है, उनमें से आप देख सकते हैं, पहला है वृद्धरथ वंश। अब वृद्धरथ वंश है, उसका संस्थापक कौन है, वृद्धरथ है। ठीक है, इसका एक और नाम है, क्या नाम है, महारथ। वृद्धरथ को सेकेंड नाम क्या, महारथ से जानते हैं। ठीक है, वृद्धरथ जो है वंश, वो प्रारंभिक वंश है मगध का। ठीक है, इसके बाद आता है सेकेंड हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार को भी माना जाता है, और उसके पिता है भटिया, उसको भी माना जाता है। अगर इसकी शुरुआती राजधानी आप देखते हैं तो राजगृह था, बाद में इसको कहाँ कर दिए इन्होंने, पाटलिपुत्रा कर दिया। ठीक है, अब इसके शासक कौन होते हैं, बिंबिसार होते हैं, अजातशत्रु होते हैं, और उदयन होते हैं। इसे पृथ्वीहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग शासन किए वो पिता को मार मार के शासन किए हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, शिशुनाग वंश का स्थापना हो जाता है। देखिए, अगला वंश है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का स्थापना होता है 413 ईस्वी में। ठीक है, 413 ईसा पूर्व में। ठीक है, जब हरेक वंश के राजा नागदशक का मंत्री था, कौन, शिशुनाग, वो क्या करता है, इसको हत्या कर देता है और उस पर कब्जा कर लेता है, और
यह स्थापना करता है शिशुनाग वंश का। इसकी राजधानी अगर शिशुनाग के टाइम तक आप देखेंगे तो ये भी राजधानी कहाँ बनाता है, राजगीर। लेकिन जैसे ही इसका पुत्र कालाशोक आता है वो राजधानी को चेंज करके कहाँ ले जाएगा, ये पाटलिपुत्र। और फिर पाटलिपुत्रा से क्या करेगा, इसके बाद शिशुनाग का जो पुत्र होता है कालाशोक, वो क्या करेगा, वैशाली को ले जाएगा। और वैशाली में क्या करता है, सेकेंड बौद्ध संगीति करवाता है और 383 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, अगला आप देखते हैं। इसके बाद क्या होता है, नंद वंश की स्थापना हो जाती है इस वंश पे। नंद वंश का स्थापना कौन करता है, तो महापद्नंदन नाम का एक व्यक्ति होता है, वो मार देता है इसको, नंद वंश के शिशुनाग वंश के शासक को, और अपना राज्य का स्थापना करता है। इसका शासन काल आप देखेंगे तो 345 से लेकर 321 ईस्वी पूर्व तक होता है। अगर महापद्नंदन के बारे में आप करते हैं तो इसको पुराणों में कहा गया है क्षत्रियों को नाश करने वाला है, विनाशक कहा गया। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक घनानंद होता है, जो बहुत ही क्रूर होता है। ठीक है, इसको क्या करता है, एक लड़का होता है जो बहुत कम एज का होता है, जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। वो क्या करता है, चाणक्य की सहायता से इसको मार देता है और फिर मौर्य वंश का स्थापना करता है। 322 ईस्वी पूर्व वह गद्दी पर बैठता है, किसकी सहायता से, ये चाणक्य की सहायता से। ठीक है, इसके प्रमुख राजा होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य होता है, बिंदुसार होता है, अशोक होता है, इसके दशरथ होता है। ये सब इनके छोटे छोटे शासक होते हैं, इनके बेटे पोते सब शासक बनते हैं और मौर्य साम्राज्य में मगध पे राज्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, मौर्य साम्राज्य के बाद ये मगध का विखंडन होना स्टार्ट होता है और छोटे छोटे राजवंश फिर इस पे शासन करते हैं। लेकिन इसमें एक और है, गुप्त साम्राज्य। गुप्त वंश का संस्थापक आप देखेंगे तो श्रीगुप्त को माना गया। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये सब इसके प्रमुख शासक हुआ करते थे। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमें सजेशन दें कि मैं इसमें क्या सुधार करती हूँ। थैंक यू। जाने के पहले एक बार फिर से कि अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।